नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से मिल रही है कैबिनेट विस्तार से पहले सीएम हाउस में बड़ी बैठक हो रही है। विस्तार के बाद अब भाजपा सरकार की क्या कुछ रणनीति रहेगी, सीएम शिवराज सिंह चौहान और विनय सहस्त्रबुद्धे इस पर मंथन कर रहे हैं। और इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, संगठन मंत्री सुहास भगत भी इस बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट में शामिल होने वालों को अब फोन किया जाएगा और जिन्हें जगह नहीं मिल पाई है उन्हें समझाइश दी जाएगी। माना यही जा रहा है कि कल 11 बजे मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, तो एक टेंटेटिव टाइम दे दिया गया है। कल 11 बजे मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और उस विस्तार से पहले सीएम हाउस में एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है। विस्तार के बाद रणनीति क्या रहेगी, इस पर चर्चा हो रही है और इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, विनय सहस्त्रबुद्धे भी इस बैठक में मौजूद है। और सीधे रुख करेंगे भोपाल न्यूज रूम का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, कल कैबिनेट विस्तार होना है, माना यही जा रहा है कि कल 11 बजे विस्तार हो सकता है, लेकिन उससे पहले आज की बैठक जो सीएम हाउस में चल रही है, सबकी नजरें उस पर टिकी हुई है। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए ये अंतिम बैठक है जिसमें ना केवल दावेदार जो मंत्री पद के जो दावेदार कहना आप गलत होगा, बल्कि कहना चाहिए कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले जो चेहरे हैं उनको अब बुलावा इस बैठक के माध्यम से भेजा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे और संगठन महामंत्री सुहास भगत एक साथ मौजूद है मुख्यमंत्री निवास में और यहीं से फोन जाने का सिलसिला जो है थोड़ी देर में शुरू किया जाएगा। जो बात अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक दो नाम की गुंजाइश जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोड़ी थी वो सीनियर नेताओं को लेकर थी। जो बात कही जा रही थी कि इन नेताओं के बिना मंत्रिमंडल में विस्तार करना शायद मुश्किल होगा और एक गलत संदेश जो है प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में जा सकता है, लिहाजा इन चेहरों को शामिल किया जाए, इस बारे में फिलहाल विचार मंथन किया जा रहा है। और गोपाल भार्गव, विजय शाह, ये वो दो नाम है जिनको लेकर अंतिम दौर की बातचीत मंत्रिमंडल को लेकर चल रही है, क्योंकि बीजेपी की ओर से गोपाल भार्गव को विधानसभा अध्यक्ष का प्रस्ताव पहले केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दिया गया था, जिसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था। गोपाल भार्गव की इच्छा मंत्रिमंडल में बने रहने की, लिहाजा एक बार फिर से उनसे चर्चा इस बारे में की जाएगी कि क्या वो विधानसभा अध्यक्ष का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। पर लेकिन अगर उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो उनकी सीनियरिटी का एक लिहाज करते हुए उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलना तय माना जा रहा है। यह निर्भर गोपाल भार्गव के ऊपर करेगा कि वो विधानसभा अध्यक्ष या मंत्रिमंडल में से क्या कुछ तय करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे सीनियर विधायक है गोपाल भार्गव। 8 बार लगातार बिना हारे वो चुनाव जीते हैं और ऐसे में उनका जो स्थान है वो उनसे पूछ कर तय किया जाएगा। लगभग ये स्थिति विजय शाह के साथ भी बनती हुई नजर आ रही है। 7 बार के वो विधायक है विजय शाह और मध्य प्रदेश में न केवल वो पिछली बार उपनेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे बल्कि कई सीनियर पदों पर रहे हैं। लिहाजा आदिवासी एक बड़ा चेहरा है, ऐसे में एक संदेश गलत उनके क्षेत्र में भी न जाए और प्रदेश की जनता में न जाए। ऐसे में विजय शाह को लेकर अपनी बात आखिरी दौर में यहां पर रखी जा रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा और यह माना जा रहा है कि सीनियरिटी का लिहाज करते हुए केवल इन दो चेहरों को ही जो क्राइटेरिया केंद्र सरकार केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है 10 साल का, उसमें शामिल किया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा पहले से ही क्राइटेरिया के दायरे में मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इसके अलावा जिन 4 पुराने मंत्रियों का नाम मंत्रिमंडल में माना जा रहा है, माफ कीजिएगा 3, उनमें भूपेंद्र सिंह, संजय पाठक और विश्वास सारम का नाम बिल्कुल तय है। इस बैठक में ये बिल्कुल स्थिति सामने निकल कर आई है। इसके अलावा सभी जो चेहरे होंगे बीजेपी के खेमे से, वो सभी नए मंत्रिमंडल में शामिल करने वाले चेहरे होंगे, जिनमें एक दो नाम अगर छोड़ दिया जाए हरिशंकर खटीक या फिर इसी तरीके के एक दो नाम को, तो सभी पहली बार मंत्री पद की शपथ लेंगे। जो बैठक है, इस बैठक के माध्यम से मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले जो चेहरे हैं उनको न केवल फोन किया जाएगा बल्कि जिन सीनियर चेहरों को बाहर रखा जा रहा है, जो पुख्ता जानकारी निकल कर आई है, जिनमें पारस जैन का नाम शामिल है, इसके अलावा रामपाल सिंह का नाम शामिल है, गौरीशंकर बिसेन की अगर हम बात करें उनका नाम शामिल है, राजेंद्र शुक्ल के नाम की भी चर्चा यहां पर की जा रही है कि शायद मंत्रिमंडल में उनका स्थान मिलना मुश्किल है। लिहाजा इन चेहरों को कैसे समझाइश दी जाए, ये जिम्मेदारी विनय सहस्त्रबुद्धे को सौंपी गई है। इस बैठक के माध्यम से बताया जाएगा कि किस तरीके से उनको आगे भूमिका उनकी तय होनी है। इन चारों बड़े नेताओं के बीच में ये चर्चा की जानी है, क्योंकि इन चेहरों को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। इनका आने वाले समय में संगठन में या फिर किसी बड़े स्तर पर जो है इस्तेमाल सरकार या किस तरीके से किया जा सकता है, इस बारे में चर्चा करने के बाद में इनको समझाइश दी जाएगी और ये बताया जाएगा कि उनको मंत्रिमंडल में आखिर स्थान क्यों नहीं दिया जा रहा है। यह एक्सरसाइज इस बैठक के माध्यम से की जा रही है और कल सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले नेताओं को जो चेहरे शामिल होंगे उनको फोन इस बैठक के माध्यम से की जाएंगे। ये बैठक इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आकांक्षा।
ठीक है सुधीर, मंत्रिमंडल विस्तार की पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं। अभी सीएम हाउस में बड़ी बैठक हो रही है। देखने वाली बात होगी कि सीएम हाउस से बाहर आकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान मीडिया पर्सन से मुलाकात करते हैं या नहीं करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ दूसरी खबरों के बाद एक बार फिर से आपकी तरफ हम रुख जरूर करेंगे। तो मध्य प्रदेश में आखिरकार शिवराज मंत्रिमंडल का रास्ता साफ हो गया है। कल नए मंत्रियों की शपथ होगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही ये जानकारी दे दी है। हालांकि इस दौरान उन्होंने चौंकाने वाला बयान भी दिया। दरअसल मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि मंत्रिमंडल पर महामंथन से अमृत निकलेगा या फिर विष, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो शिव पी जाते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस जवाब से सब हैरान रह गए। दरअसल बीजेपी सूत्रों से यह खबर मिल रही है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में मुख्यमंत्री की ही नहीं चल रही है। सीएम शिवराज अपने जिन साथियों को मंत्री बनाना चाह रहे हैं वो आला कमान को मंजूर नहीं है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 5 पूर्व मंत्रियों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। इसमें गौरीशंकर बिसेन, रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ला, पारस जैन और विजय शाह के नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि नए चेहरों को मौका देने के लिए पुराने मंत्रियों को मौका नहीं दिया जा रहा है। इधर प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भोपाल पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि कौन मंत्री बनेगा इसकी लिस्ट कल सार्वजनिक की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के विष पीने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई असंतुष्ट नहीं है, सभी को एडजस्ट किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंत्रियों के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए कल भोपाल आने वाले हैं। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि इतिहास में पहली बार इतने समय बाद मंत्रिमंडल बनाने जा रहे हैं। इसके क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम होंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। देखिए, जितनी सीटें उपलब्ध है उसमें से जैसे संगठन तय करेगा। कोई असंतुष्ट नहीं है, सभी संतुष्ट है, सब ठीक हो जाएगा। देश के इतिहास में इतने समय बाद मंत्रिमंडल बनने जा रहा है। इसके क्या कारण थे और मंत्रिमंडल बनाने का क्या परिणाम होगा, मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ होगा, ये आगे आने वाला समय। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर चीन से मिलीभगत के आरोप लगाना महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने दोनों ही नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस मामले में प्रभात झा और वीडी शर्मा को लीगल नोटिस भी भेजा है। इस लीगल नोटिस में दोनों ही नेताओं को अनर्गल आरोप लगाने पर 7 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात की गई है और ऐसा ना होने पर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई है। बता दें कि बीते दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ बयान दिए थे। भाजपा नेताओं ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर आरोप लगाया था कि उन्होंने साल 2004 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहते हुए आयात शुल्क घटाकर चीन को फायदा पहुंचाया था। दोनों ही नेताओं ने पूर्व सीएम कमलनाथ को चीनी एजेंट तक कह डाला था, जिस पर अब कमलनाथ की तरफ से दोनों को लीगल नोटिस भेजा गया है। और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से सुधीर भी जुड़े हुए हैं। सुधीर, पूर्व सीएम कमलनाथ ने लीगल नोटिस भेजा है प्रभात झा और वीडी शर्मा को और चीनी एजेंट कहा गया था, उस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सार्वजनिक माफी की उन्होंने मांग की है, नहीं तो लीगल कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा है उन्होंने। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर प्रदर्शन भी किए थे इस पूरे मामले को लेकर, और एक जो आरोप लगाए थे उसमें सीधे तौर पर चीन से संबंधों का हवाला दिया गया था और साफ तौर पर कहा गया था कि जब वाणिज्य कर मंत्री हुआ करते थे कमलनाथ, उस समय चीन को फायदा पहुंचाने का काम उनके द्वारा कहा गया था और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था प्रदर्शन के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक भी थे। लिहाजा एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाते कहीं ना कहीं कमलनाथ को ये लगता है कि शायद इस बारे में भ्रामक प्रचार किया गया था। ऐसे में कमलनाथ की ओर से जो विवेक तनखा लॉ चैम्बर है उनके ओर से ये पूरा नोटिस, लीगल नोटिस जारी किया गया है, जिसमें न केवल प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बल्कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा को भी ये लीगल नोटिस भेजा गया है, जिसमें 7 दिन के अंदर माफी मांगने की बात कही गई है। लीगल नोटिस में बिल्कुल साफ कहा गया है कि अगर 7 दिन के अंदर जो आरोप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने लगाए थे, अगर वो अपने आरोपों का खंडन नहीं करते हैं और माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा कि बीजेपी का रुख इस पूरे लीगल नोटिस के बाद में क्या रहता है, क्योंकि आज भी हमने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से इस पूरे मामले पर
जवाब लेने की कोशिश की थी। चूंकि व्यस्तता इस समय राज्यपाल की, जिस समय नोटिस आया था उससे उस समय राज्यपाल भोपाल आई थी और उसके बाद में राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम था और उसके बाद में अभी बैठक का दौर चल रहा है। कोशिश करेंगे कि बीजेपी इस पूरे लीगल नोटिस पर क्या रिएक्शन देती है ये देखना होगा। पर लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चीन को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में लगे थे, चाहे बीजेपी पर कांग्रेस के नेताओं ने लगाए हो या फिर कांग्रेस के ऊपर बीजेपी के नेताओं ने लगाया हो, पर लेकिन ये आरोप जो पूरे सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर लगाया गया था उसको लेकर कमलनाथ काफी ज्यादा गंभीर हैं। लिहाजा नोटिस, लीगल नोटिस जो है भेजा गया है उनकी ओर से और 7 दिन के अंदर इस पूरे मामले पर न केवल सफाई बल्कि माफी की मांग भी इस लीगल नोटिस के माध्यम से की गई है और कहा गया है कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो आगे कानूनी कार्रवाई जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभाजा के खिलाफ उनके द्वारा की जाएगी। आकांक्षा, बिल्कुल सुधीर, देखने वाली बात होगी। लीगल नोटिस तो जारी कर दिया गया है, अब ये दोनों माफी मांगते हैं या फिर कानूनी कार्रवाई इनको झेलनी पड़ती है, ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो सोनी के छोटे बेटे विक्की ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। विक्की ने कनाड़िया थाने में आज सरेंडर किया। उसके ऊपर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज है। जीतू सोनी की तरह ही विक्की सोनी भी पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था। जीतू का भाई हुकुम सोनी, भतीजा जिग्नेश और लकी अभी भी फरार चल रहे हैं। उधर माफिया जीतू सोनी की रिमांड का आज तीसरा दिन रहा और पुलिस लगातार जीतू सोनी से मानव तस्करी के मामले में पूछताछ कर रही है। वहीं रोजाना सुबह शाम जीतू सोनी को मेडिकल के लिए भी ले जाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल पुलिस का ध्यान मानव तस्करी वाले मामले पर ही केंद्रित है। किस तरीके से जीतू सोनी के माध्यम से युवतियों को लाया जाता था, इसके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जिसको लेकर पुलिस ने टीम गठित की है और अब इसकी जांच पर काम शुरू किया जाएगा। जीतू सोनी ने पूछताछ में यह भी बताया कि इंदौर से पहले वो राजकोट पहुंचा था, राजकोट से पश्चिम बंगाल में वो कुछ दिन रहा और फिर उसके बाद वो वहां से नेपाल में रहा और फिर राजकोट लौट आया। इस दौरान जीतू सोनी की किस किस लोगों ने मदद की, इस बात की भी जानकारी पुलिस जुटा रही है। तो जीतू सोनी के बेटे ने आज सरेंडर कर दिया है और उससे भी अब पूछताछ की जा रही है। वहीं मानव तस्करी के मामले में जीतू सोनी से पूछताछ की जा रही है। इस दौरान उसने बताया कि उसने कहां फरारी काटी है और आपको बता दें जो विक्की उनका बेटा है वो भी 6 महीने से फरार चल रहा था और शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज है विक्की सोनी पर। वहीं भाई भतीजा अभी भी फरार है और पुलिस लगातार उनकी खोजबीन में जुटी हुई है। अलग अलग टीम गठित की गई है उनको ढूंढने के लिए। और इसी के साथ आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और ट्वीट करते हुए पूछा है कि क्या शिवराज सरकार के आते ही साथ माफियाओं की सेल लग रही है। कमलनाथ सरकार ने माफियाओं पर कार्रवाई की थी और शिवराज सरकार के आते ही अब एक एक कर तमाम माफिया सामने आ रहे हैं। तो ये वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो नरेंद्र सलूजा कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने ट्वीट करते हुए शिवराज सरकार पर सवाल उठाए हैं और उनका ये कहना है कि सेल जिस तरह से लगती है उसी तरह शिवराज सरकार के आते ही साथ माफियाओं की सेल लग गई है। श्री और इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आप ही समझाइए, आपने ट्वीट किया है कि शिवराज सरकार में एक एक कर जो माफिया है सामने आ रहे हैं, कहीं माफियाओं की सेल तो नहीं लगी है, क्या मायने हैं आपके इस ट्वीट के? कमलनाथ सरकार ने अपने 15 माह के कार्यकाल में माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया। उसमें बड़े बड़े माफियाओं पे बगैर किसी दबाव प्रभाव के हमने कार्रवाई करी। हाँ। उन्हें पुलिस की गिरफ्त में लिया, कई उस समय फरार हो गए, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, लेकिन हमने किसी भी माफिया को बख्शा नहीं। उस समय भाजपा ने उनके समर्थन में प्रदर्शन भी किए, बयान भी जारी किए, आंदोलन भी करे, सरकार को चेतावनी भी दी, धमकी भी दी, लेकिन सरकार किसी दबाव प्रभाव में झुकी नहीं। बगैर दबाव प्रभाव के हमने इन माफियाओं के खिलाफ निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करी। हाँ। अब आप देखें, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, कांग्रेस की सरकार जा चुकी है, शिवराज सरकार आ चुकी। आप देखें इस महामारी में अचानक से सारे माफिया प्रकट हो रहे हैं। कोई अरेस्ट हो रहा है, किसकी स्टोरी आ रही है कि नेपाल से पकड़ा, किसी को बॉर्डर से पकड़ा, किसी को गुजरात से पकड़ा, कोई अपने आप सरेंडर कर रहा है। अचानक से यकायक सारे माफिया एक साथ इस महामारी में प्रकट हो रहे हैं, जबकि महामारी का दौर चल रहा है और पुलिस भी महामारी में लगी है, कर्फ्यू है, लॉकडाउन के पालन में लगी है। ऐसे में अचानक से पुलिस इतनी
सक्रिय हो गई और पुलिस की इतनी मुस्तैदी हो गई कि सारे माफिया प्रकट हो गए। तो ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से सेल चलती है, छूट का फायदा मिलता है, लोग सेल की तरफ टूटते हैं, ऐसा लग रहा है कि अचानक से कोई भाजपा सरकार, शिवराज सरकार में कोई सेल तो नहीं लगी है। हाँ। जिसका नतीजा है कि सारे माफिया एकाएक प्रकट हो रहे हैं, उनको लग रहा है कोई फायदा मिल जाएगा। क्योंकि क्या कारण है कि अचानक से सारे माफिया, एक पकड़ा है बात समझ में आती, दो पकड़ा है समझ में आती, सारे माफिया एक साथ, आज भी एक माफिया पकड़ा है, कल भी 2 पेश हुए, रोज माफिया सरेंडर कर रहे हैं, पकड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कोई बड़ी साठगांठ है, ये इशारा कर रहा है इसको। तो सर, आपको लगता है कि क्या अब तक इन माफियाओं को बीजेपी सरकार का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए अब आप कह रहे हैं कि सेल लगते ही तमाम माफिया सामने आने लगे हैं? हम तो पूरे मामले पे निगाह रखे हुए हैं। यदि किसी भी माफिया को बख्शा गया, कोई भी माफिया गिरफ्त से जल्दी बाहर आया, कोई साठगांठ की बात सामने आई, तो हम तो किसी को बख्शेंगे नहीं, हम तो इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। हम तो शिवराज सरकार से भी मांग कर चुके हैं कि माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी रहे, लेकिन यदि किसी भी माफिया को फायदा पहुंचाने की काम सरकार ने किया, हाँ। या किसी भी माफिया को बख्शा, या हमें कोई साठगांठ का ठोस प्रमाण हाथ में लगेगा, हम इनके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। माफियाओं के ठीक है। खिलाफ कोई भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं देने देंगे जी, सरकार। नरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। भाजपा की तरफ से हमारे साथ राहुल कोठारी जी भी जुड़े हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल जी, नरेंद्र सलूजा कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने ट्वीट करते हुए जो आज बैक टू बैक माफियाओं की गिरफ्तारी हो रही है उस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिस तरह से सेल में हम देखते हैं कि तरह तरह की चीजें सामने आती है, वैसे बीजेपी की सरकार में अचानक से माफिया एक एक कर सामने आ रहे हैं। तो आप क्या इस ट्वीट के मायने निकालते हैं, और क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार आई और अब माफिया भी सामने आने लगे हैं? ये बहुत हास्यास्पद होता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी जिस बौखलाहट के दौर से गुजर रही है, कमलनाथ जी के चेहरे के भाव बहुत स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। हाँ। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में माफियाओं के सरगना के रूप में काम कर रही थी, लगातार इनको प्रश्रय दे रही थी, और अपने कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेताओं को इन्होंने जगह जगह शुद्ध के युद्ध के लिए और बाकी सब अभियान के नाम पर हाँ। खुलेआम जो है जेब भरने के लिए इन्होंने छूट दे दी थी। इस सबको देखते हुए इनको पुलिस को बिल्कुल छूट नहीं दी जाती थी, ये लोग माफियाओं को गिरफ्तार नहीं करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही और लॉकडाउन खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारे माफियाओं को लगातार गिरफ्तार करने का काम किया है। इंदौर पुलिस ने ऐतिहासिक काम किया, 1 महीने में 4 माफिया गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ। निश्चित रूप से ऐसे समय में इनकी हड़बड़ाहट आना सामने है, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से, ये ब्लैकमेलर्स के भी ब्लैकमेलर्स लोग हैं, और लगातार जिस तरीके से पूरा प्रपंच रचा गया था, क्योंकि मैं आपको हाँ। इस पूरे मामले के फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा कि लगातार जिस तरीके से सीडी कांड हुआ था, और उसके बाद इन लोगों ने सोचा था कि ये सीडी कांड कहीं भी बाहर नहीं होना चाहिए, ये इनकी जेब भरने का साधन बनना चाहिए। हाँ। लेकिन जब जीतू सोनी ने इस पूरे मामले का खुलासा करना शुरू किया, तो इनके पेट में दर्द हो गया, ये कहीं ना कहीं उनके पीछे पड़ गए। निश्चित रूप से जीतू सोनी अपने आप में सरगना हो सकते हैं, लेकिन ये सरगनाओं के भी बड़े माफिया हैं, और इनको कांग्रेस पार्टी को बेनकाब भारतीय जनता पार्टी लगातार करेगी, और आने वाले समय में आप देखेंगे इनके सारे मामले सामने आएंगे। जी, नरेंद्र जी, क्या आप कहना चाहेंगे? आप ही के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ही माफियाओं की सरगना है। मैं राहुल कोठारी जी के ज्ञान में थोड़ी वृद्धि करना चाहता हूँ। ये प्रवक्ता है भाजपा के, अच्छा पहले थोड़े से ज्ञान में वृद्धि करें, फिर बोले ये वही जीतू सोनी है जिनने अखबार में छापा था कि नरेंद्र मोदी रात को 2-2 बजे लड़कियों से बात करते हैं। ये वही जीतू सोनी है जिन्होंने अखबार में हनी ट्रैप को लेके मुख्यमंत्री के परिजनों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। इनके पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की सीडी जारी करी थी, उसमें मुख्यमंत्री उनके परिवार को लेकर आपत्तिजनक भाषा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेकर आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया था। तो ये जिस जीतू सोनी की पैरवी कर रहे हैं, पहले सच्चाई जान लें। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि माफियाओं के खिलाफ हाँ। हमने कार्रवाई नहीं करी, तो ये सच्चाई जान लें कि कार्रवाई तो हमने करी। वो माफिया गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं, खुद माफिया पेश हो रहे हैं, और शायद इनको ये जानकारी लगना चाहिए कि एक माफिया जो बड़ा इंदौर का माफिया है, उसको तो जेल विभाग ने चिट्ठी लिखी अस्पताल में भर्ती करो इलाज के लिए, और उस आधार पे पेरोल मिली, और जब जज के सामने गए उनने देखा है तो ठीक ठाक है, इसको तो कोई हार्ट वाली प्रॉब्लम नहीं है, तो उनने पेरोल कैंसिल कर दी। हनी ट्रैप की महिलाओं का जेल विभाग ने प्रस्ताव पेश किया कि इनको अंतरिम जमानत दी जाए, कांग्रेस ने विरोध किया, तो जेल विभाग ने वो प्रस्ताव वापस लिया। चलिए, ठीक है नरेंद्र जी, आपने ट्वीट किया है और आपके इन ट्वीट का जवाब भी हमने लिया है बीजेपी की तरफ से, उनके क्या पक्ष है वो भी हमने जान लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।